Hello my dear students, my name is Swarnlata, your one and only chemistry educator from Sitamarhi। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के पार्ट 11 को लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोगों ने पढ़ा था कि when non volatile solute is added to the pure solvent, जब non volatile solute को pure solvent में डालते हैं तो there is lowering in the vapor pressure। vapor pressure जो है वो कम हो जाती है, चूंकि vapor pressure inversely proportional है boiling point के, इसलिए there is elevation in the boiling point and this vapor pressure is directly proportional to the freezing point, so there is depression in freezing point। कब होता है ये? तो when non-volatile solute is added to pure solvent, there is lowering in vapor pressure। ठीक है, तो there is one colligative property that is relative lowering on vapor pressure। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा elevation in boiling point, क्योंकि vapor pressure inversely proportional होता है vapor boiling point के। एंड थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यही थर्ड केस जो है वो हम लोग आज इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है और आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो बच्चे सीधा कहते हैं मैम जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करने लगे, कोई सॉल्वेंट बॉयल करने लगे। जस्ट उसी तरह से आप लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड फ्रीज कर जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट को एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डिफाइन किया था, सही तरीके से उसकी डेफिनेशन दी थी कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जस्ट उसी टर्म में, उसी तरीके से, उसी रिस्पेक्ट में हम लोग थोड़ा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, थोड़ा मॉडिफाइड लैंग्वेज में फ्रीजिंग पॉइंट को भी डिफाइन करेंगे कि क्यों वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, वो कुछ और क्यों नहीं है। किसी अदर लिक्विड का भी फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स्ड क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये होता है द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं the temperature at which the vapor pressure of solid and liquid phase of the substance are equal, or the temperature at which the solid and liquid phase of substance are in equilibrium। अब देखिए क्या मतलब है इस डेफिनेशन का। ठीक है, क्या मतलब है इस डेफिनेशन का वो हम लोग समझते हैं। कहता है कि जिस टेम्परेचर पर किसी भी सबस्टांस के सॉलिड और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, the temperature at which the vapor pressure of the solid and the liquid phase of the substance are equal,
जिस टेम्परेचर पर किसी सबस्टांस के सॉलिड फेज और उसी सबस्टांस के लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, या कह सकते हैं कि जिस टेम्परेचर पर किसी सबस्टांस का सॉलिड फेज और उसका लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम पे आ जाए, दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा था कि डेल्टा पी lowering in the vapor pressure is directly proportional to xb and the depression in freezing point is also directly proportional to the lowering in the vapor pressure। यहाँ देखिए दोनों lowering के ही रिस्पेक्ट में है और दोनों प्रोपोर्शनल भी होता है। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट और यहाँ डिप्रेशन ही हो रहा है और यहाँ भी लोअरिंग ही हो रही है। ठीक है, तो दोनों प्रोपोर्शनल ही होगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फिर हम लोगों को क्या मिल रहा है, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स बी मीन्स डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स बी। एक्स बी मीन्स एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। NB become very smaller than NA, so NB is neglected from denominator and we get delta TF K NB upon NA. Now delta TF is equals to K NB WA MA। K और MA को मिलाकर के हम लोग K MA को मिला के हम लोग KF एक कांस्टेंट मान लेंगे and thus we get delta TF is equals to KF and this NB upon WA is molality when WA is 1 kg, number of moles of solute by mass of solvent। So we get this formula। तो हम लोगों को क्या मिल गया, डेल्टा TF is equals to KF into molality, just similar डेल्टा TB is equals to KB into molality। तो जस्ट इसकी तरह ही हम लोगों को क्या मिल गया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी। डेल्टा टी एफ क्या होता है, के एफ और मोलालिटी होती है डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। या हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, डब्ल्यू बी बाई एम बी को हम एन बी लिख दें by WA into 1000। Since delta TF is directly proportional to MB, so it is a colligative property। ये तो आप लोग समझ गए ही होंगे अभी तक, क्योंकि हम लोग थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कर रहे हैं। तो अभी तक तो हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि जो भी प्रॉपर्टी NB के प्रोपोर्शनल है मीन्स वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम लोगों को MB कैलकुलेट करना होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास अगर डिटर्मिनेशन करनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, MB यहां करेंगे एंड KF इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई डेल्टा TF इंटू WA। इस तरीके से हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का न्यूमेरिकल जो है वो बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो क्यों उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है।
इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ग्राफ के थ्रू हम लोग कैसे देख रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोअर हो जा रहा है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली। फिर हम लोगों ने डिराइव किया बाय रिलेटिंग द रिलेशन बिटवीन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विथ मोल फ्रैक्शन and relation between depression in freezing point and lowering vapor pressure, and we find कि delta TF जो है वो KF into molality के इक्वल होता है, just similar to delta TB equals to KB into molality। और फिर हम लोगों ने मोलालिटी को एक्सपैंड किया उसके फॉर्मूला को, और MB का फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया। इसके अलावा हम लोगों ने ये जाना कि क्यों ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के फॉर्मूला में भी हम लोगों ने देखा कि वो NB के प्रोपोर्शनल था, दैट्स वाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेल्टा TB में भी हम लोगों ने देखा कि वो NB के प्रोपोर्शनल था, दैट वाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये भी NB के प्रोपोर्शनल है, सो इट इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देयर इज वेरी मच सिमिलैरिटी बिटवीन द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा TB एंड डेल्टा TF। अब यहाँ पे हम लोगों को एक टर्म आया फिर से, जैसा हम लोगों ने डेल्टा TB के केस में करा था। डेल्टा TB इज KB इंटू मोलालिटी, वेयर KB इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या उसी को हम लोगों ने पढ़ा था इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। जस्ट सिमिलर वे में यहां हम लोगों ने देखा डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी। हियर KF इज नोन एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसको भी हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल वैसे ही होगी जब हम मोलालिटी 1 ले लेंगे, है ना। मोलालिटी हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, यानी व्हेन M इज इक्वल्स टू 1 मोल पर केजी, देन डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF। तो उस वक्त डेल्टा TF किसके इक्वल हो जाएगा, KF के इक्वल होगा, एंड thus मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट may be defined as depression in freezing point for 1 molar solution, means 1 mole solute in 1 kg of solvent। जब 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में लीजिएगा तो उसमें जितनी डिप्रेशन होगी फ्रीजिंग पॉइंट की, वही उसका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट होगा। इसकी यूनिट भी हम कैसे निकालेंगे, तो KF हमारा क्या हो गया, डेल्टा TF बाई M। डेल्टा TF इज द टेम्परेचर, सो द यूनिट इज K, और मोलालिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी। तो जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये kg हो जाएगा और ये पर मोल, तो केल्विन kg पर मोल इज द यूनिट ऑफ KF जस्ट एज KB, यूनिट ऑफ KF, ये है हमारा इसका यूनिट। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारी चीजों को देखा कि KF और मोलालिटी में क्या रिलेशन है, क्यों डेल्टा TF जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एंड जस्ट लाइक दिस। इस तरह से हम लोगों ने ये सारी क्लासेस की हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, ठीक है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत जो कोल्ड एरियाज है, बहुत जो ठंडे प्रदेश है, वहाँ के जो कार है या ऑटोमोबाइल्स है, उनके इंजन में जब हम लोग वाटर को डालते हैं मतलब उसके रेडिएटर में, तो बहुत ठंड की वजह से वाटर फ्रीज कर जाता है और इंजन चॉक कर जाता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, कुछ एक ऐसे कंपोनेंट को हम लोग डालते हैं जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देता है। जब फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा तो यानी उतनी लोअर टेम्परेचर अब उस सॉल्यूशन को चाहिए होगी टू फ्रीज, और वहाँ उतना लोअर टेम्परेचर तो अवेलेबल होगा नहीं, तो ऐसे में वो फ्रीज नहीं करेगा और जो जो, जो उसका फंक्शन है वो फंक्शन
होता रहेगा, यानी एंटी फ्रिज सॉल्यूशन होता है द सॉल्यूशन which lowers the freezing point of a substance, means solvent, कॉल्ड एंटी फ्रिज सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं इथाइलीन ग्लाइकॉल मिक्स्ड विथ वाटर इज एन एंटी फ्रिज सॉल्यूशन which are used in radiator of automobiles in cold areas। ठीक है, जैसे देखिए अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और किसी ठंड प्रदेश जो है वहां की टेम्परेचर -3 या -4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब वाटर को कार के रेडिएटर में, किसी ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में डाला जाएगा तो वो फ्रीज कर जाएगा -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब क्या किया गया ना कि उसमें मिक्स कर दिया गया इथाइलिन ग्लाइकॉल को। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल को डालने से क्या हो गया ना कि वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत लोअर कर दिया, अबाउट मान लीजिए -19 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कर दिया, तो यानी उसको -19 डिग्री सेंटीग्रेड जब लोअर टेम्परेचर आएगी तब वो फ्रीज करेगा वो सॉल्यूशन। उस -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी फ्रीजिंग नहीं होगी, तो यानी कि अब जो है इंजन चॉक नहीं करेगा। ठीक है, जो काम है उस वाटर का उस रेडिएटर में वो काम होता रहेगा। बस यही होगा कि इस वाटर में थोड़ा सा इथाइलिन ग्लाइकॉल हम लोग मिक्स कर देंगे ताकि वो फ्रीज नहीं कर पाए उस -3 या -2 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको काफी लोअर टेम्परेचर चाहिए टू फ्रीज, इसलिए इस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ये भी क्वेश्चन आता है आप लोगों को एग्जामिनेशंस वगैरह में कि व्हाट आर एंटी फ्रीज सॉल्यूशन एंड गिव एन एग्जांपल, तो इस तरह से आप इसकी एग्जांपल को भी दे सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि जो स्नोई प्लेसेस हैं, जो कोल्ड एरियाज हैं, जहां के रोड पर स्नो जमा हुआ हो जाता है, वहां रोड को क्लियर कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो द रोड्स इन अ स्नोई एरियाज आर क्लियर्ड बाय स्प्रेइंग सॉल्ट, यानी NaCl को हम डालते हैं उसमें और रोड को क्लियर वो करता है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए क्या होता है कि NaCl इज अ नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट, इज अ नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट। जब आप नमक को डालते हैं ना उस रोड पर जमे हुए आइस पे, तो दैट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट विच lowers the freezing point of water या आइस, वहां तो आइस के फॉर्म में वो है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देगा। ठीक है, और जब वो लोअर कर देगा तो ऐसे में क्या होगा, वो उसको और लोअर टेम्परेचर चाहिए तब जा करके वो जो है ना आइस के फॉर्म में रहेगा। अब जितना टेम्परेचर वहां अवेलेबल होगा उतने पर वो फ्रीज नहीं करेगा, यानी धीरे धीरे वो क्या होगा, मेल्ट होना शुरू कर देगा। और जब वो मेल्ट करना शुरू कर देगा तो रोड का बर्फ जो है वो पूरा पिघल जाएगा और रोड क्लियर हो जाएगी, वो वहां जाना, वहां पास करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप यही रिप्लाई करेंगे इसमें कि NaCl इज अ नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट विच लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या यहाँ पे आप आइस के फॉर्म में लिख सकते हैं कि आइस के फ्रीजिंग पॉइंट को, यानी तो हम आइस इज अ फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, तो हम लोग वाटर ही लिख रहे हैं, लेकिन ये आइस को कर देगा सो दैट आइस मेल्ट्स एंड रोड बिकम
एंड द रोड इज क्लियर, और इस तरह से रोड जो है वो क्लियर होता है। एक और बात आती है कि जो आप लोग पहले, अभी तो नहीं, पहले के समय में जो ठेला वगैरह पे ना आइसक्रीम वगैरह लेके लोग बेचते थे, तो उनका वो जो ड्राम होता था ना, आप उसको अगर खोल के देखते ना तो आप देखिए उसमें पूरा बर्फ रहता था और उस पर नमक की बोरी पटाई हुई होती थी। वो नमक की बोरी वहां क्यों पटाई जाती है? तो देखिए आइस तो काफी चील्ड है, जब उसमें आइसक्रीम को डालेंगे या कुल्फी को डालेंगे तो वो उसको बहुत कस के जकड़ लेगा, ठीक है। तो जब वो कस के जकड़ लेगा तो अब उसमें से उसको मोल्ड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो नमक डाल देने से वो उसके आइस के वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देगा, तो आइस जो है ना वो थोड़ा सा मेल्टेड फॉर्म में थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, जिसके चलते मोल्ड आउट करना जो है ना आइसक्रीम को या कुल्फी को थोड़ा आसान होगा। तो कुल्फीज आर hold in ice which are mixed with salt, which makes the ice soft by lowering the freezing point, and thus it become easy to mold out कुल्फीज फ्रॉम आइस। तो ये जो होगा ना वो आसान हो जाएगा उसको करना। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे रीजनिंग्स जो है ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। एक जब हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वहां एक क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ही कि क्यों कैसे जो प्रेशर कुकर है ना वो कुकिंग टाइम को लोअर कर देता है, कम समय में खाना प्रेशर कुकर में बन जाता है, नॉर्मली आप बनाइए तो बहुत टाइम लगता है। तो देखिए वहां जो आप रीजन देंगे वो ये कि इन अ प्रेशर कुकर द प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इज वेरी हाई सो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकम वेरी लार्ज, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो हीट इनसाइड द कंटेनर होता है ना, दैट एट फर्स्ट स्टार्ट्स टू कुक द फूड रादर टू बॉयल द वाटर। मतलब वाटर को बॉयल करने में इन्वॉल्व अब नहीं होगा, क्योंकि अब उसकी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई ना, तो वाटर को बॉयल करने में वो हीट इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि वो क्या करेगा, खाना पकाने में जल्दी यूज हो जाएगा और खाना जो है वो जल्दी पक जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, प्रेशर अगर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं करते हम लोग, तो फिर जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होती वाटर की, तो जितना हीट अंदर का होता ना वो वाटर को बॉयल करने में ही इन्वॉल्व हो जाता। अब वो बॉयल करने में इन्वॉल्व हो जाता तो खाना पकना शुरू नहीं हो पाता जल्दी, वो तो बॉइलिंग में ही लग जाता टाइम। तो इसलिए जब एक्सटर्नल प्रेशर हाई की जाती है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, तो हीट इनसाइड द कंटेनर इज यूज्ड टू कुक द फूड फर्स्ट एंड दस जो खाना है वो जल्दी से पक के बन जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स को किए। अब हम लोग 2-4 न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल आपको यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, WB इज गिवन दैट इज 45 ग्राम, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि कौन सा सॉल्यूट ये है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो हम इसकी MB कैलकुलेट कर लेंगे, C2H6O2 24 ये हो गया, 12 इंटू 2 प्लस 6 और प्लस 16 इंटू मीन्स 32। सो द सम बिकम 62 ग्राम, ठीक है। और इसको मिक्स किया गया 600 ग्राम ऑफ वाटर में, मीन्स W इज दिस। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मीन्स डेल्टा TF आपको कैलकुलेट करना है, एंड देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मीन्स TFS जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF होती है KF
इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। ठीक है, क्वेश्चन में आपको जो है KF की वैल्यू जो है वो नहीं भी दी होगी तो आपको याद रखना है KF ऑफ वाटर जो होता है इट इज 1.86 केल्विन kg पर मोल। जैसे हम आप लोगों को बताए थे ना कि जो Kb की वैल्यू होती है वाटर की वो कितनी होती है, Kb ऑफ वाटर इज फिक्स्ड। आप उसको याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में नहीं दिया होता है। जस्ट उसी तरीके से कभी कभी KF की वैल्यू भी दी हुई नहीं होती है, इसलिए वैल्यू को आप याद भी रख सकते हैं, रखना ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से KF की वैल्यू हम लोगों को पता है तो हम लोग डेल्टा TF अब कैलकुलेट करते हैं। KF हो गया 1.86, WB इज गिवन दैट इज 45 इंटू 1000 बाई MB आपकी हो गई 62 एंड WA इज 600। हम लोग इससे डेल्टा TF कैलकुलेट कर लेंगे बाई सॉल्विंग दिस इक्वेशंस। ठीक है, अब आप देखिए कि डेल्टा TF होता क्या है, देयर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि TF नॉट माइनस TFS, सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट लोअर है। डेल्टा TF इज कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर, ये हमारा यहां से निकल जाएगा। ठीक है, अब आप कहिए कि मैम ना तो TF नॉट पता ना TFS, तो फिर हम TFS निकालें कैसे? तो TF नॉट तो हमको पता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितनी होती है, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर आप इसको केल्विन में ले रहे हैं तो इसको भी आप क्या लेंगे, केल्विन में ही लेंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स व्हाट, दैट इज 273 केल्विन। तो आप TF नॉट की वैल्यू डालेंगे 273 केल्विन। ठीक है, या आप एग्जैक्टली डालना चाहते हैं तो 0.15 केल्विन आप, यानी कि दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप केल्विन में अगर इसको ले रहे हैं तो ये भी आपको केल्विन में ही लेना होगा। डेल्टा TF की वैल्यू आप इसको सॉल्व करके यहाँ डालेंगे, TF नॉट की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे और TFS जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर हमारा जो TFS होगा ये हो जाएगा TF नॉट माइनस डेल्टा TF। TF नॉट आप 273.15 लेंगे और इसको आप सॉल्व करके लेके आए, आपकी जो वैल्यू आएगी आप यहाँ कर सकते हैं। देखिए यहाँ कट कीजिएगा, यहाँ फिर 2 0 एक ऐसे कट हो गया, ये हो गया 186 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 620। इसको आप सॉल्व करिएगा, ये आराम से बन जाएगा आपका। और उसके बाद इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल इसका बनता है। हम लोग एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। देखिए ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 ग्राम, ये देखिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भले ही आपको ये सब कुछ इंटर रिलेटेड लग रहा होगा तो कंफ्यूजन कुछ बच्चों को आ रही होगी, बट ऐसे आप देखिए बहुत ही इजीली इसके सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्योंकि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल आपके पास होता है इसमें। जब पूरी चैप्टर एंड हो जाएगी ना तो ओवरऑल आपको हम एक बार पूरे फॉर्मूला का एक चार्ट देंगे, एक लास्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें सारे फॉर्मूला की एक लिस्टिंग हम कर देंगे। हेनरीज लॉ का अलग से, आइडियल अनआइडियल सॉल्यूशन यानी राउल्ट्स लॉ का अलग से फॉर वोलेटाइल अनवोलेटाइल बोथ। इसके बाद फिर आपको रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, सबका डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वैन टॉप फैक्टर, सभी का एक बार हम ओवरऑल आपको देंगे, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। थोड़ा सा सब इंटर रिलेटेड, अभी तक हम लोगों ने हेनरीज लॉ पढ़ा, राउल्ट्स लॉ पढ़ा, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला एक तो ये पढ़ा, ठीक है ना। इसी को हम लोगों ने इस फॉर्म में भी पढ़ा था कि P जो हो जाएगी दैट इज PA स्टैंडर्ड एक्स है, इसी का ये फॉर्म है। फिर हम लोगों ने डेल्टा TB इज इक्वल्स टू पढ़ा KB इंटू मोलालिटी, डेल्टा TF हम लोगों ने पढ़ा KF इंटू मोलालिटी। ये सब आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद के फॉर्मूला हैं, और उसके पहले भी बहुत सारे फॉर्मूला है, तो सबकी एक क्लास होगी जिसमें पूरे फॉर्मूला का हम एक बार आपका ओवरऑल रिवीजन करेंगे, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत इजीली आप लोग समझ जाएंगे। क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट ही हुई है न्यूमेरिकल से ही, आप लोगों ने देखा था मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी वाले कॉन्सेप्ट से शुरू ही हुई थी, तो थोड़ा सा किसी बच्चों को ये टफ लगती होगी, लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही ईजी चैप्टर है क्योंकि सब आपस में मिलते जुलते हैं, इंटर रिलेटेड है। देखिए यहाँ फिर आप डाटास को कलेक्ट कर लीजिए। 1 ग्राम, देखिए यहाँ बार बार नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल सॉलिड यूज हो रहा है, क्योंकि अब जब हमारा एक और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम लोग कर लेंगे, तो आफ्टर दिस जो हमारा
स्टार्ट होगा ना नया, वो होगा एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, यानी जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट यूज करेंगे। तो अभी आप बार बार देखिएगा, अभी सारे क्वेश्चन हम लोग वो कर रहे हैं जिसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट यूज हो रहा है, यानी यहाँ अभी डिसोसिएशन एसोसिएशन हो ही नहीं रही है पार्टिकल्स की। वो होने के बाद यहाँ एक और टर्म यूज हो जाएगा न्यूमेरिकल में, दैट इज वैन टॉप फैक्टर, तो वहां भी हम लोगों को फोकस करना होगा। अब देखिए जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है उसकी मास दी हुई है, यानी WB इज गिवन दैट इज 1 ग्राम, और उसको डाला किसमें गया, बेंजीन में, जिसकी मास दी हुई है 50 ग्राम। ठीक है, अब कहता है कि वो लोअर कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट को ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40, मीन्स डेल्टा TF कंप्लीटली आपको दे दिया है, अलग से आपको मतलब माइनस करके निकालने की जरूरत नहीं है कि TF नॉट क्या है और फिर TFS क्या है और डिफरेंस करके निकालने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली वो दे दिया 0.40 केल्विन। The freezing point depression constant means Kf is already given here, that is 5. देखिए यहाँ वाटर नहीं है, अगर वाटर होता ना सॉल्वेंट तो वैल्यू आपको वही 1.86 डालना होता, बट यहाँ चूंकि बेंजीन एज अ सॉल्वेंट है इसलिए Kf की वैल्यू आपको दी हुई है, आप उसकी वैल्यू लेंगे और फिर ये तो बिल्कुल आसान है। यहाँ अगर ना ऐसा होता कि आपको TFS दिया हुआ होता, TF नॉट दिया हुआ होता, अगर वाटर होता तो TF नॉट दिया भी नहीं होता, अब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेके करते हैं और तब आप डेल्टा TF निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलता, TF नॉट माइनस TFS करके। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनमें कि TF नॉट और TFS की वैल्यू अलग अलग से दी हुई होगी और आप डिफरेंस करके ये निकालेंगे। किसी में आपको ये दिया हुआ नहीं होगा TF नॉट, तो आप आइडेंटिटी देख लीजिएगा, अगर वहां वाटर होगा तभी नहीं दिया हुआ होगा, क्योंकि वाटर का जो आप फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मली सारे बच्चे जानते हैं, इसलिए वो नहीं दिया हुआ होता है। यहाँ तो आपको ऑलरेडी डेल्टा TF दे ही चुका है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कीजिए, KF WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। देखिए यहाँ डेल्टा TF की वैल्यू आप डालिए 0.40, KF की वैल्यू आप डालिए 5.12, WB 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB और WA इज 50, तो हमारा MB हो जाएगा 5.121 इंटू 1000 बाई 0.40 इंटू 50, इतना ग्राम पर मोल होगा। देखिए इसको सॉल्व करने में भी बहुत टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो भी आपको 4-5 मिनट्स लगेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए हम आपको कैलकुलेट करें भी ना और ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि आप लोग इसको सॉल्व कर ले और थोड़ी प्रैक्टिस भी कर ले इसी बहाने। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम आपको यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। तो इस तरह से ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको होंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। अब अगर आपके डाउट्स होंगे आप चैट बॉक्स पे डालिएगा, जैसे भी होंगे उसकी सॉल्यूशन की जाएगी, और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइव क्लास में आप लोग और भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमारा नेक्स्ट सेशन में होगा, नेक्स्ट सीरीज होगी सॉल्यूशन की, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक pressure, the next colligative property and the last colligative property, and that colligative properties is more preferable than all the other 3 colligative property we have learned till now। अभी तक हम लोगों ने जो 3 colligative property पढ़े उन तीनों से ज्यादा प्रेफरेबल ऑस्मोटिक प्रेशर ही होता है। क्यों होता है, कैसे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। ओके, बाय।